आज से 100 साल पहले दुनिया एकदम अलग थी। यूरोप एक सैनिक सुपरस्टार लगता था, इंडस्ट्री ग्रो कर रही थी, साइंस में नए इन्वेंशंस हो रहे थे, कॉलोनीज दुनिया भर में फैली हुई थी। लेकिन इस साइन के पीछे एक डार्क शैडो भी थी, एक शैडो जो धीरे धीरे बड़ी होती गई, और वो शैडो थी टेंशंस, राइवलरी और एक जंग की तैयारी। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 1 एक ऐसी जंग थी जिसमें पूरी दुनिया खींच ली गई थी। करोड़ों लोग शहीद हुए, एम्पायर्स टूट गए और मॉडर्न दुनिया का शेप बदल गया। मैं लेकर आया हूँ एक एक्सक्लूसिव वीडियो सीरीज जिसमें हम वर्ल्ड वॉर 1 को समझेंगे स्टेप बाय स्टेप, शुरुआत से लेके एंड तक। और ये उस सीरीज का पहला वीडियो है जहाँ हम देखेंगे 20th सेंचुरी के शुरुआत में यूरोप कैसा था और क्यों वो एक टिकिंग टाइम बॉम्ब बन गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। द वर्ल्ड बिफोर द वॉर। इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे यूरोप का पॉलिटिकल मैप कैसा था 1900s के स्टार्ट में, इंडस्ट्रियल और साइंटिफिक बूम, कॉलोनीज की रेस और आम लोगों की लाइफ वॉर के पहले। ट्वेंटी सेंचुरी के स्टार्ट में यूरोप एक बैटलफील्ड की तरह अरेंज था। हर देश अपना इन्फ्लुएंस बचाना चाहता था। अगर हम एक मैप उठाएं 1910 का, तो कुछ बड़े प्लेयर सामने आते हैं। ब्रिटेन, जिसे हम कह सकते हैं किंग ऑफ दी सीज, उसके पास दुनिया का सबसे बड़ा कॉलोनियल एम्पायर था। भारत से लेके अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा तक उसका राज था। एक कहावत थी, द सन नेवर सेट्स ऑन द ब्रिटिश एम्पायर। एक पुराना कॉलोनियल जाइंट, अफ्रीका में उसके टेरिटरीज ह्यूज थे, पर फ्रांस और जर्मनी के बीच एक ओल्ड राइवलरी थी, स्पेशली एल्सेक लॉरेन के रीजन को लेकर, जो जर्मनी ने 1871 में कैप्चर किया था। जर्मनी रिलेटिवली न्यू प्लेयर, क्योंकि 1871 में यूनिफाई हुआ, लेकिन इंडस्ट्रियल और साइंटिफिक ग्रोथ में सबको बीट करने लगा। इसकी मिलिट्री पावर भी फास्ट ग्रो हो रही थी। ऑस्ट्रिया हंगरी एक बड़े एम्पायर की तरह दिखता था मैप पे, लेकिन अंदर से वीक। अलग अलग कम्युनिटीज, हंगेरियंस, चेक्स, सर्ब्स इंडिपेंडेंस मांग रहे थे। रसिया एक वास्ट एम्पायर जो यूरोप से एशिया तक फैला हुआ था, लेकिन अंदर पोवर्टी, बैकवर्डनेस और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स चल रही थी। ऑटोमन एम्पायर सिक मैन ऑफ यूरोप कहा जाता था। पहले एक माइटी एम्पायर, अब गिरावट में। बाल्कन्स रीजन में उसका कंट्रोल स्लिप हो रहा था। सोचो, एक तरफ पुराने एम्पायर्स जो गिर रहे थे और दूसरी तरफ नए नेशंस जो राइज कर रहे थे। ये इम्बैलेंस एक टिकिंग बॉम्ब था। दोस्तों, अगर आप यूरोप के शहरों में घूमते उस वक्त, तो आपको लगता कि दुनिया एक नए गोल्डन एज में है। रेलवेज ने सिटीज को कनेक्ट कर दिया था। कार्स और एरोप्लेन्स भी अभी नए थे, पर एक रेवोल्यूशन के लिए तैयार थे। इलेक्ट्रिसिटी ने शहरों को लाइट से भर दिया था। टेलीफोन और टेलीग्राम ने कम्युनिकेशन फास्ट कर दिया था। साइंस में नए ब्रेक थ्रूस आए, जैसे एक्सरेस, रेडियो एक्टिविटी और मेडिसिन में नए ट्रीटमेंट्स। सिनेमा का जन्म हुआ, लोग थिएटर्स में फिल्म देखने जाने लगे। लिटरेचर और आर्ट एक नए मॉडर्निस्ट स्टाइल में बदल रहे थे। लेकिन एक और साइड भी थी। इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस ने वेपन्स प्रोडक्शन को भी इजी बना दिया। मशीन गन्स, हैवी आर्टिलरी और नेवी के लिए ड्रेडनॉट टाइप बैटलशिप्स बन रही थी। आर्मीज में नए यूनिफॉर्म्स, हेलमेट्स और राइफल्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे। यानी कि जो फैक्ट्रीज कपड़े, कार्स और ट्रेन्स बना रही थी, वही फैक्ट्रीज अब जंग के टूल्स बनाने लगी थी। अब बात करते हैं एक और बड़े टेंशन पॉइंट की, कॉलोनीज। ब्रिटेन और फ्रांस के पास ऑलरेडी ह्यूज एम्पायर्स थे। जर्मनी कंपैरेटिवली लेट था, पर उसने भी कॉलोनीज कैप्चर करना स्टार्ट किया। अफ्रीका में कैमरून, नामीबिया और ईस्ट अफ्रीका। इस वजह से एक स्क्रैम्बल ऑफ अफ्रीका शुरू हो गया। हर यूरोपियन पावर अपना फ्लैग प्लांट करना चाहती थी, और कॉलोनीज का मतलब था रिसोर्सेस, जैसे कॉटन, कोल, ऑयल और एक नया मार्केट जहां अपने प्रोडक्ट्स बेच सकते हो। ये कंपटीशन एक साइलेंट राइवलरी को जन्म दे रहा था, और हर देश एक दूसरे पे शक करता था, अगर उन्होंने ज्यादा कॉलोनीज ले ली तो हम पीछे रह जाएंगे। अगर आप एक आम यूरोपियन सिटीजन होते 1910s में, तो लाइफ कैसी लगती? सिटीज फास्ट ग्रो कर रही थी। लंदन, पेरिस, बर्लिन मॉडर्न शहरों के सिंबल्स बन गए थे। कॉफी हाउसेस और क्लब्स में लोग पॉलिटिक्स डिस्कस करते। मिडिल क्लास एक्सपेंड हो रहा था नए जॉब्स और इंडस्ट्रीज की वजह से। वुमन अभी भी राइट्स के लिए फाइट कर रही थी, लेकिन पहली बार वो नोटिसेबल मेंबर्स में वर्कफोर्स और एक्टिविज्म में आ रही थी। एक ऑप्टिमिज्म था, लोग बिलीव करते थे कि साइंस और टेक्नोलॉजी दुनिया को और पीसफुल और प्रॉस्पेरस बनाएंगे।
लेकिन इस ऑप्टिमिज्म के पीछे एक और चीज ग्रो हो रही थी, नेशनलिज्म। बाल्कन्स में छोटे नेशंस जैसे सर्बिया अपनी आइडेंटिटी के लिए लड़ रहे थे। ऑस्ट्रिया हंगेरी और ओटोमन के अंडर कम्युनिटीज अपनी इंडिपेंडेंस मांग रहे थे। जर्मनी और फ्रांस अपने प्राइड के लिए एक दूसरे से कम्पीट कर रहे थे। ये नेशनलिज्म एक तरह से पेट्रोल था जो चिंगारी मिलते ही ब्लास्ट करने वाला था। तो दोस्तों, एक तरफ प्रोग्रेस, मॉडर्निटी और ऑप्टिमिज्म था। दुनिया को लगता था कि अब सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर एक और रियलिटी थी। आर्मी सीक्रेट तरीके से वेपन स्टॉक कर रही थी। अलायंसेस फॉर्म हो चुकी थी, ट्रिपल एंटेंट और ट्रिपल अलायंस। हर मुल्क एक दूसरे को एक छोटे एनिमी की तरह देखता था। यह बिल्कुल ऐसा था जैसे एक ग्रैंड पार्टी चल रही हो, लाइट्स, म्यूजिक, डांस और सब एंजॉय कर रहे हो, लेकिन एक कोने में एक बॉम्ब टिक कर रहा हो और कोई नहीं जानता कि वो कब फटेगा। दोस्तों, यह था यूरोप का सीन 20th सेंचुरी के शुरुआत में। एक तरफ डेवलपमेंट, दूसरी तरफ राइवलरी। सब कुछ पीसफुल लग रहा था, लेकिन असली गेम अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ था। और फिर एक दिन एक गोली चलती है। साराजेवो के एक छोटे शहर में होने वाला एक एसामिनेशन बन जाता है दुनिया की सबसे बड़ी जंग का स्पार्क। नेक्स्ट एपिसोड में हम डिटेल में देखेंगे द एसामिनेशन ऑफ आर्किड्यूक फ्रेंच फर्डिनेंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट्स में बताओ आपके हिसाब से सबसे बड़ा रीजन क्या था इस हिडन टेंशन का, कॉलोनीज की रेस या नेशनलिज्म का राइज। और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगले पार्ट में हम जंग की असली शुरुआत देखने वाले हैं।